हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है सभी की तैयारी। आज हम फिर लेकर आए हैं योजनाओं का दोबारा से सारा सिलेबस। हमने योजनाएं पहले भी की हुई है, अब शुरू से हम योजनाओं को शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं महिला एवं बाल विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं। और बाल विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं में है पहला बाल संरक्षण गृह, ठीक है, जिसे चाइल्ड केयर होम कहते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। योजनाएं भी है कुछ इसमें, संस्थान वगैरह भी है, सारे देखते चलेंगे। तो बाल संरक्षण गृह जो चाइल्ड केयर होम है, ये कहाँ पर है? उज्जैन, सिवनी और सीधी में 3 बाल संरक्षण गृह है, ठीक है। सिवनी, उज्जैन, सिवनी और सीधी में, ठीक है। तो कहाँ कहाँ है? उज्जैन, सिवनी और सीधी में। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखो, बाल संरक्षण मतलब बालकों का संरक्षण कौन कर रहे हैं? शिव भगवान कर रहे हैं, है ना। बालकों का संरक्षण कौन कर रहे हैं? भगवान शिव कर रहे हैं। यानी सिवनी जो कहाँ है? उज्जैन में। महाकाल है ना, उज्जैन में महाकाल। तो शिव कहाँ है? उज्जैन में है। और शिव कैसे हैं? सीधे हैं। भोले बोलते ना, सीधे, है ना। तो सिवनी यानी शिव जो है कहाँ है? उज्जैन में है और बहुत सीधे हैं, और ये बालकों का संरक्षण कर रहे हैं, यानी बाल संरक्षण गृह है, ठीक है, जो महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित होते हैं। इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य कुष्ठ रोगियों के स्वस्थ बच्चों को उनके माता पिता से अलग रखकर उनका पालन पोषण करना और उन्हें सामाजिक और शैक्षिक संरक्षण प्रदान करना है। मतलब जिनके माता पिता को कुष्ठ रोग हुआ है, उनके बच्चों को यहाँ रखा जाता है ताकि उनको भी कुष्ठ रोग ना हो जाए। उनको बचाने के लिए इनमें रखा जाता है बाल संरक्षण गृह में, ठीक है। और उनको सामाजिक और शैक्षिक संस्थान प्रदान करना है, मतलब उनको वहाँ रखना भी है, साथ ही साथ उनको उनकी पढ़ाई लिखाई भी वहीं करानी है, ठीक है। प्रत्येक गृह में 30 बच्चों के रहने की व्यवस्था होती है, ठीक है। प्रत्येक गृह में कितनी? 30 बच्चों के रहने की व्यवस्था होती है, क्योंकि कुष्ठ रोग अब इतना है भी नहीं, होता भी नहीं है नॉर्मली अब लोगों को, तो इतने ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं, तो ठीक है, सफिशिएंट है। 3 जगह अगर है और तीनों में 30-30 बच्चे हैं तो ठीक है ना, 90 बच्चों की व्यवस्था है मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे देखेंगे बाल संरक्षण आश्रम अब क्या होता है। तो इंदौर में राजकीय बाल संरक्षण आश्रम देखेंगे। इंदौर में राजकीय बाल संरक्षण आश्रम यानी अनाथालय संचालित है, ठीक है। इंदौर में राजकीय, राजवाड़ा है ना, राजवाड़ा देखा होगा आप लोगों ने। तो राजकीय बाल संरक्षण आश्रम, इससे याद रख लेना आप लोग, ठीक है। तो इंदौर में राजवाड़ा है, तो वैसे ही इंदौर में राजकीय बाल संरक्षण आश्रम है या अनाथालय है, जो अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए सेवाएं प्रदान करता है। यह आश्रम बच्चों को आवास, भोजन और शिक्षा प्रदान करता है। प्रत्येक आश्रम की क्षमता 50 बच्चों तक की है, जिनकी आयु 13 वर्ष और उससे ऊपर है, मतलब इसमें 13 वर्ष से ऊपर के बच्चों को रखा जाता है, ठीक है। अब आता है शासकीय झूलाघर। तो ये झूलाघर 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए, ये झूलाघर 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए स्थापित किए गए हैं, जो मध्यम और निम्न आय वर्ग की कामकाज महिलाओं के बच्चे होते हैं, ठीक है। जो मध्यम और निम्न आय वर्ग की कामकाजी महिलाएं हैं, ठीक है, जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास की महिलाएं हैं और जो काम करती हैं, उनके बच्चों के लिए शासकीय झूलाघर, ठीक है। झूलाघर से ही समझ जाना कि 6 माह से 6 वर्ष है, भाई बच्चा 6 महीने से झूला में झूलेगा, और कई बच्चे 6 साल तक भी झूलते हैं। तो 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे, और उनके लिए है जो मध्यम है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास है, जो अपने बच्चों को डे केयर सेंटर में नहीं भेज पा रही हैं, जो अभी चल रहे केयर सेंटर में नहीं भेज पा रही हैं, तो ये इनके लिए शासकीय झूलाघर है, यहाँ वो रखती है। प्रत्येक झूलाघर में 6 से 8 घंटे तक के लिए बच्चों की देखभाल की जाती है, ठीक है। इतनी ही जॉब होती है, 6 से 8 घंटे तक बच्चों की देखभाल की जाती है, और खेल खेल में उन्हें अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ग्वालियर, सागर, उज्जैन, सतना, भोपाल, खंडवा, जबलपुर और होशंगाबाद में 8 शासकीय झूलाघर संचालित हैं, ठीक है। देखो महानगर कौन कौन से आ गए इसमें, अपन यहीं से देख लेते हैं थोड़ा सा लगा के। देखो मेन जो है अपने यहाँ पे, देखो ग्वालियर एक महानगर में आता है, सागर आता है, आपका संभाग है ये सभी, उज्जैन में आ गया, इसके बाद भोपाल आ गया, सभी तो नहीं है इसमें, देखो जबलपुर आ गया, सब महानगर है अपने, है ना। सतना हो गया आपका, खंडवा हो गया, ये होशंगाबाद होगा। ये 8 प्रमुख शासकीय झूलाघर, प्रमुख नहीं पूरे ऑल टोटल यही है, ठीक है। तो ये झूलाघर है। इसके बाद देखेंगे अपन, अब आता है नेक्स्ट पेज पर जाना पड़ेगा इसके लिए हमें।
देखो इसके बाद है नारी निकेतन महिला पुनर्वास केंद्र। ठीक है, नारी निकेतन पुनर्वास के महिला पुनर्वास केंद्र। नारी निकेतन में विधवा, परित्यक्ता, निराश्रित, कुंवारी माताएं एवं समाज से प्रताड़ित महिलाएं रहती हैं। ठीक है, नारी निकेतन में कैसी महिलाएं रहती हैं? विधवा, परित्यक्ता, निराश्रित, कुमारी माताएं एवं समाज से प्रताड़ित महिलाएं। जिन महिलाओं को समाज में वैसा स्थान नहीं है जैसा कि एक क्या बोलते हैं, जैसे एक मैरिड महिला को मिलता है, विधवा हो गई यानी उसका पति नहीं है तो वैसे ही उसको हे दृष्टि से देखा जाता है ना। परित्यक्ता, तलाक हो गया, फिर उसको बुरी नज़रों से देखा जाता है। निराश्रित यानी उसके पास रहने की जगह नहीं है। कुंवारी माता है जिनको समाज से ही वर्जित कर दिया कि आपकी मैरिज हुई नहीं और आप प्रेग्नेंट हो या बच्चा हो गया आपको। और समाज से प्रताड़ित महिलाएं, ऐसी लोगों को नारी निकेतन यानी पुनर्वास, यानी पुनर्वास का मतलब क्या होता है? दोबारा से उसको निवास मिलना, दोबारा से बसना किसी जगह पर। तो ये नाम से क्लियर हो रहा है। इन संस्थाओं में महिलाओं और उनके बच्चों को आवास, भोजन और शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, ये सुविधा उनको मिलती हैं। प्रत्येक संस्था में 50 महिलाओं को रखा जा सकता है। इन संस्थाओं का प्रबंधन एवं देखरेख कलेक्टर की अध्यक्षता में परामर्शदात्री समिति द्वारा किया जाता है। ठीक है, इनका प्रबंधन कौन करता है, देखरेख कौन करता है? कलेक्टर की अध्यक्षता में परामर्शदात्री समिति द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश में ये नारी निकेतन सतना, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में संचालित है। ठीक है, सतना, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में है। ठीक है, तो ऐसे इनको देखना पड़ेगा अपन को। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आता है आपका अल्पकालीन आवास गृह। ये आवास गृह न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में भेजी गई महिलाओं को अस्थायी रूप से रखा के लिए स्थापित है और उनके आवास, भोजन और शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं। प्रत्येक आवास गृह में 50 महिलाओं को तक की व्यवस्था है। मध्य प्रदेश में आवास, देखो पहली बात तो ये है अल्पकालीन आवास गृह। आवास गृह क्या होता है? न्यायालय द्वारा, मान लो न्यायालय में इनका केस चल रहा है, ये दोषी पाई गई है किसी चीज़ की और उनका भी केस पेंडिंग में है, घर वालों ने उनको रखने से मना कर दिया है, तो फिर ये क्या है? अल्पकालीन न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में भेजी गई महिलाओं को, किसी भी मामले में जो महिलाएं हैं अपराध हुआ है उनका या जो भी, तो न्यायालय उनको ऐसी जगह पर टेम्पररी रखने के लिए इन स्थानों पर रखते हैं जहाँ उन्हें भोजन, शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर है? रीवा और जबलपुर में संचालित है। बस 2 जगह पे, रीवा और जबलपुर में। ठीक है, अगला देखेंगे महिला उद्धार गृह। इंदौर में महिला उद्धार गृह स्थापित है जो न्यायालय द्वारा विभिन्न अपराधों में भेजी गई महिलाओं और उनके बच्चों के लिए सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, तो इंदौर में है ये कौन सा? महिला उद्धार गृह। वो अल्पकालीन था, ये उद्धार गृह हो गया। ठीक है, दोनों में डिफरेंट है। तो इंदौर में महिला उद्धार गृह मतलब महिला से अपराध हो गया, अब उसका उद्धार करना चाहते हैं कि दोबारा ये अपराध में लिप्त ना हो, तो उसके लिए महिला उद्धार गृह है। ठीक है, समझ जाना इससे। तो न्यायालय द्वारा विभिन्न अपराधों में भेजी गई महिलाओं को उनके बच्चों के लिए सेवाएं प्रदान करता है। यह गृह उन्हें नैतिक सुधार के साथ साथ आवास, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करता है। उसकी क्षमता 50 महिलाओं तक है, इसमें भी 50 महिलाओं तक है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका राजकीय अनुरक्षण गृह। राजकीय अनुरक्षण गृह यह ग्वालियर में है, जो कि अनुरक्षण, यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यह एक विशेष अनुरक्षण गृह है जो अनाथ बच्चों और कुष्ठ रोगियों की 13 वर्ष से अधिक आयु की किशोर बालिकाओं के लिए संचालित किया गया है। ठीक है, अनाथ बच्चे हैं और कुष्ठ रोगी हैं, उनके इसके लिए रखा जाता है। तो वैसे भी अपन ने पहले भी पढ़ा था कुष्ठ रोगियों वाला ये, लेकिन ये भी है, राजकीय अनुग्रह भी इसी से संबंधित है। देखो अपन ने जो पीछे पढ़ा था ना, वो सिर्फ किसके लिए था? कुष्ठ रोगियों के लिए था, और एक और अपन ने पढ़ा था वो था अनाथ बच्चों के लिए। लेकिन ये इसमें कुष्ठ रोगी भी आएंगे और इसमें अनाथ बच्चे भी आएंगे। 13 वर्ष या उससे अधिक आयु की किशोर बालिकाओं के लिए संचालित है। ठीक है, और ये किसके लिए है? ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला है
13 वर्ष से अधिक आयु की किशोर बालिकाओं के लिए है, मतलब इसमें बालक नहीं आएंगे, उसमें बालक और बालक बालिका दोनों है इसमें, लेकिन ओनली बालिकाएं आएंगी। ठीक है, कौन सी? राज्य की अनुरक्षण से। अनुरक्षण, रक्षण से ही समझ जाना, रक्षण क्या है? रक्षा। की ज्यादा जरूरत किसको पड़ती? महिलाओं की पड़ती, बालिकाओं की। ठीक है, तो ये इससे संबंधित है। इसके बाद देखेंगे, इस संस्था में रहने वाले अंतःवासियों की क्षमता 50 बालिकाओं तक की है। यह अनुरक्षण गृह अनाथ और कुष्ठ रोगियों को सेवार्थ एवं उनकी देखभाल करता है ताकि वे सुरक्षित रह सके और अच्छे स्वास्थ्य की देखरेख हो सके। ठीक है, तो ये इसमें आएगा। अगला है शासकीय सिलाई केंद्र गरीब बेसहारा निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाओं को, देखो, गरीब बेसहारा निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए 19 शासकीय सिलाई केंद्र संचालित है। नाम से ही क्लियर है कि सिलाई सिखाई जाती है यहाँ पे महिलाओं को। और ये कहाँ कहाँ पर है? बैतूल में, धार में, देखो कहाँ गया, हाँ पैन ये रहा, देखो आपका बैतूल में, धार में, खरगोन, श्योपुर, रतलाम, भोपाल, सीहोर, मंडला, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, दतिया, शहडोल, सीधी और रीवा में 2 है, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ एवं सतना में संचालित है। इतनी जगह पर है ये, 19 है ना। इन केंद्रों में 5वीं उत्तीर्ण महिला, क्या हो जाएगा? इन केंद्रों में 5वीं उत्तीर्ण महिला प्रवेश ले सकती है। एक केंद्र में एक बार परीक्षा लेकर प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, एक बार उससे परीक्षा ली जाएगी और उसके बाद उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 5वीं उत्तीर्ण होने जरूरी है इसमें। ओके, अब देखेंगे अपन महिला बसती गृह, जो कि नेक्स्ट आएगा हमारा। अब ये क्या बोल रहा है? महिला बसती गृह, यह गृह नगर से बाहर व्यवसाय या नौकरी करने वाली महिलाओं को आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से महिला बसती गृह स्थापित किया गया है। ठीक है, अपने गृह नगर से बाहर, मतलब अपने गृह नगर से मतलब अपनी सिटी से बाहर कहीं दूसरी सिटी में गई हुई है वो, है? जैसे अभी कोई महिला कहीं छोटी मोटी जगह पर रह रही है, तहसील में रह रही है और इसे जिले में जाना है, क्योंकि तहसील में काम नहीं है, प्रॉपर व्यवसाय नहीं है, बिजनेस नहीं है या नौकरी नहीं है, और वो किसी उस शहर में जाके काम कर रही है, तो फिर नौकरी के लिए महिलाओं को आवासीय सुविधा देती है कि वो बाहर रहकर काम कर सके। इसके लिए उसे रहना तो पड़ेगा ना, तो वो किराए से नहीं उसकी व्यवस्था लेने की कमरा, तो क्या करेगी? इस जगह पे जाकर काम रुक सकती है, अपना आवास ले सकती है। वसति गृह में कामकाजी महिलाओं के अलावा स्थान रिक्त रहने की स्थिति में कॉलेज या अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्राओं को भी स्थान दिया जा सकता है। मान लो इतनी लेडीज है ही नहीं जो कि बाहर आके काम कर रही हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, कॉलेज में पढ़ने वाली है, कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर रही हैं, वो छात्राएं भी, अध्ययन करने वाली छात्राएं भी रह सकती हैं। अगला देखेंगे, राज्य महिला आयोग राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23 मार्च 1998 को, ठीक है, 23 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत आयोग का प्रथम गठन किया गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, धारा 3 के तहत इसका गठन हुआ है। कब हुआ है? 23 मार्च 1998 को, और अधिनियम कब का है? 1995 का। ठीक है, तो राज्य महिला आयोग का कब हुआ है? 23 मार्च को। ठीक है, तो 23 मार्च 1998 को इसमें हुआ है। मध्य, ये अपन पढ़ चुके हैं सारे आयोग वगैरह, एक्ट हम पढ़ा चुकी हूँ मैं, और ट्रिक से मैंने पढ़ा है, तो एक बार वहाँ भी जाके देख लेना, इसमें ट्रिक सारी लगाई हुई हैं। आगे देखेंगे हम, मध्य प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण, हितों की देखभाल और संरक्षण, महिलाओं के प्रति भेदभाव के मूल व व्यवस्था स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने, उनकी गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करने, हर क्षेत्र में उन्हें विकास का समान अवसर दिलाने और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार अपराधों पर त्वरित कार्यवाही के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य महिला आयोग की स्थापना की है। ठीक है, अब देखेंगे, राज्य महिला आयोग महिलाओं को समर्थन करने वाले, उन्हें प्रेरित करने वाले, शुभकामनाएं देने वाले और सलाहकार के रूप में कार्यरत है। ठीक है, यह आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे सिविल अदालत के अधिकार प्राप्त हैं।
ठीक है। इस आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये अगर कोई सिफारिश देती है तो सरकार नजरअंदाज नहीं करती है। यह आयोग 7 सदस्यीय है। ठीक है, यह आयोग 7 सदस्यीय है। 6 सदस्य अशासकीय व 1 सदस्य शासकीय है। राज्य सरकार ने अशासकीय में से अध्यक्ष को मंत्री तथा अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। ठीक है, अशासकीय में से जो 7 अशासकीय है ना, उनमें से अध्यक्ष को मंत्री, उनमें से जो अध्यक्ष है उसको मंत्री तथा अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। ठीक है, राज्य महिला आयोग के कार्य देख लेते हैं। महिलाओं के लिए संविधान तथा अन्य विधियों के अधीन उपबंधित संरक्षणों में से संबंधित समस्त मामलों को अन्वेषण तथा संपरीक्षण करना, राज्य सरकार को वार्षिक रूप से तथा ऐसे अन्य समयों पर जैसा कि आयोग उचित समझे ऐसे संरक्षणों के कार्यान्वयन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना, संविधान तथा अन्य विधियों में महिलाओं के संबंध में किए गए उपबंधों के उल्लंघन के मामलों को समुचित प्राधिकारियों तक ले जाना, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना तैयार करने संबंधी प्रक्रिया में भाग लेना तथा सलाह लेना, ऐसे मुकदमों का धन देना जिनमें ऐसे मुद्दे अंतर्वलित हैं जो महिलाओं के बड़े समूह पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, आयोग की शक्तियां तो पूरा आयोग ही दे दिया हमने यहाँ पर। आयोग की शक्तियां क्या हैं? किसी व्यक्ति को समन किया जाकर उसे हाजिर कराना और शपथ पर उसका परीक्षण करना, किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और उसे पेश किए जाने की अपेक्षा करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति का अध्यापेक्षा करना, साक्ष्यों व दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना। ये सारे इसके काम आ जाएंगे। ठीक है, बाल भवन देखेंगे। प्रदेश में संभागीय मुख्यालयों के कुल बाल भवनों का संचालन किया जाकर 4 से 15 वर्ष तक की बालकों के लिए सृजनात्मक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं बाल भवन में। ठीक है, किया जा रहा है, जिसमें 4 से 15 वर्ष के बच्चों की मतलब सृजनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। कहाँ? बाल भवन में। इसके बाद देखेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। ठीक है, निराश्रित वृद्ध कल्याणी यानी आपकी वही आ जाएंगी विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वीकृत की जाती है। इसके तहत ऐसे 60 वर्ष के वृद्ध जो अपने भरण पोषण की क्षमता नहीं रखते, पात्रता के मापदंड देखेंगे। मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, पेंशन राशि 150 रुपये प्रति माह, लेकिन अब ये बढ़ चुकी है 600 शायद हो चुके हैं, है ना, कि 1000 हो गए हैं शायद से, है ना। हाँ, इनके 1000 हैं वृद्धों के। इसके बाद 50 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध हों, 18 वर्ष या अधिक आयु की निराश्रित विधवा या परित्यक्ता महिला, 60 वर्ष या अधिक आयु के वह निराश्रित व्यक्ति जो निशक्त हैं, निशक्तों को तो 600 मिलती है ना, और जिनकी निशक्तता 40% से अधिक हो, 6 से 18 वर्ष के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवार के निशक्त बच्चे जिसकी निशक्तता 40% से अधिक हो, स्कूल जाते हों। ठीक है, भले ही निराश्रित ना हो वो, 6 से 18 वर्ष के गरीबी रेखा के नीचे वाले। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पेंशन प्राप्त कैसे करें। ये दिया हो, निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत के कार्यकाल में 2 फोटो एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ जमा करें। समय सीमा क्या है? लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत आवेदन पत्र स्वीकार करने की समय सीमा 60 दिवस है। ठीक है, 60 दिवस में ये हो जाएगा आपका पेंशन स्वीकृत। इसके बाद सबला योजना आती है। सबला, राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना, जिसे सबला योजना भी कहते हैं, इसका अन्य नाम है सबला का, ध्यान रखना। राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना 19 नवंबर 2010 से ये शुरू हुई है।
ठीक है, 19 नवंबर 2010 से ये शुरू हुई है। 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई है। 19 नवंबर को कैसे याद रखोगे? ठीक है, कैसे रखोगे? सशक्त 19। देखो, लड़की सशक्त कब हो जाती है, सबला कब हो जाती है? सबला यानी सबल, बहुत बल आ गया है उसमें। तो कब आएगा? जब लड़की जो है नंबर में कितनी हो जाती है? 19 साल की। नंबर में 19 साल की, नवंबर नहीं, नंबर में। कहते हैं कितने मतलब नंबर में कितनी हो गई है, नंबरिंग में कितनी हो गई है? 19 साल की हो गई है। और 10वीं उसने पास कर लिया। 10वीं पास कर लेते तो पढ़े लिखों में गिनती होने लगती ना, है ना। 10वीं पास कर लिया, पढ़े लिखों में गिनती हो गई, और इंसान पढ़ लिख जाता है तो ऑलरेडी सबल हो ही जाता है। तो ऐसे याद रख लेना। 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई है। भारत सरकार द्वारा 2000 से 2001 में किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए किशोरी सशक्तिकरण योजना शुरू की गई। ठीक है, 2009 तक यह योजना चलती रही। यह देश के पिछड़े 200 जिलों में चलाई गई। ठीक है, मतलब क्या था, भारत सरकार द्वारा क्या हुआ था, किशोरी सशक्तिकरण के लिए किशोरी सशक्तिकरण योजना शुरू हुई थी पहले। ठीक है, जो 2009 तक ये योजना चलती रही थी। फिर आई है राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना, जिसे सबला योजना कहा जाता है। ठीक है, बाद में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सौजन्य से 1 अप्रैल 2011 अंतर्राष्ट्रीय से इसे सबला योजना के नाम से पूरे राज्य में लागू किया गया। इस योजना का आर्थिक संचार 100% केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसका संचार किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 1 अप्रैल से इसे पूरे भारत में लागू किया गया। चलो जी, क्लास रखते हैं। एक्चुअली आज से हमारा टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट हुआ है, तो पूरा टाइम वहाँ चला गया, इसलिए टाइम नहीं मिला रिकॉर्ड करने का। बड़ी मुश्किल से अब बैठी थी मैं करने के लिए, बिल्कुल एंड टाइम पर। यानी अभी कितना टाइम हो रहा है देख सकते हो, 4:35 हो रहा है। 5 बजे आपकी क्लास आनी है, तो इस वजह से थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे आज का वीडियो, बट अगली बार से ज़्यादा कवर करेंगे अपन। आज ही स्टार्ट हुआ, आज से ही टेस्ट देना शुरू किया है पेड। अब एक्चुअली अभी मैं फ्री जो हम लोग टेस्ट दे रहे थे उसमें 30 क्वेश्चंस थे, अब थोड़ा सा पेड उसमें स्टार्ट कर दिया, जिसको ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए है। तो 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है। हम लोग टेस्ट ले रहे हैं टॉपिक वाइज, सारे मिक्स क्वेश्चंस लेते हैं 100 डेली, और इसमें बहुत अच्छा कंटेंट है। आप लोग बिल्कुल एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे उसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप लिंक के थ्रू वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो, और वहाँ से आप लोग परचेस कर सकते हो। 199 का आपका रहेगा ऑल, मतलब हमेशा के लिए एग्जाम टाइम तक। आपको अलग से फिर कुछ नहीं पेमेंट करनी है, ये 1 टाइम पेमेंट रहेगी, और एग्जाम टाइम तक आपको पूरा 100 क्वेश्चन पर डे दिए जाएंगे, और अच्छे टॉप लेवल के आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक वैसे ही क्वेश्चन यहाँ दिए जा रहे हैं। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो आप लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको बता दिया जाएगा पेमेंट का प्रोसेस। ठीक है, तो आज एंड करते हैं यहीं पे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।